गुणनखंड विधि द्वारा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को और सरल और द्विघात समीकरण को और इजीली सोल्व करना उसका प्रारंभिक विधि है जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट को और ही आसान बनाती है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैं आपको गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, समीकरण को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सोल्व किया जाता है, कैसे इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो, अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी स्थान पर 12 लिखा है ना, और आप लोग इसका गुणनखंड करो, तो आप लोग को पता है कि 12 क्या है, एक अचर है जिसको हम इजीली इसके कितने भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जितने होते हैं उतने आप लोग इजीली इसको निकाल लोगे, है ना। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो इसका क्या होगा, पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, है ना, 6, 12, ये इस टाइप की, ये क्या है, ऐसे नंबर है जो इसको इजीली क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है, 2, 3, 4, 6, 12 भी इजीली इसको गुना कर सकता है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसका गुणनखंड क्या है, तो आप लोग बोलोगे गुणनखंड है सर 2 गुने 2 गुने 3, है ना, यही इसका गुणनखंड है। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 किसी भी संख्या के साथ, चर या अचर, किसी के साथ भी गुना होगा तो उस संख्या के मान पे कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि 12 का आप गुणनखंड करो, तो आप क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 3, है ना। लेकिन अगर वही मैं आपको बोल दूं कि इसका बताओ 12x, फिर क्या करोगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने x, है ना। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, x का मान आपका अभी फिक्स नहीं है ना, x का मान क्या आपका भी फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग x ही साथ में रखोगे। लेकिन अगर यही बच्चों पावर रहेगा और एक पूरा का पूरा समीकरण रहेगा, तब आप लोग उसको कैसे करोगे, तो गुणनखंड विधि उसमें कौन सा अप्लाई करोगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाते हैं। बीच के मान को हम 2 भागों में ऐसा बांटते हैं जिसको हम इजिली प्लस करें तो वापस वो मिड टर्म ही बन जाए जैसा पहले था, और गुना करें तो पहले और आखिरी टर्म के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए, है ना। हो सकता है आप लोग को ऐसा समझ में ना आया, लेकिन मैं जैसे ही करूंगा तो आप लोग को इजीली समझ में आने लगे। ठीक है, समझ गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ क्या है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। हमें क्या इसका ज्ञात करना है, मूल। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि आप लोग ध्यान देना कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, मतलब इसके मूल भी कितने होंगे, 2। अगर मैक्सिमम पावर इसकी 3 होती, मतलब डिग्री इस इक्वेशन की 3 होती, तो इसमें आपके मूल भी कितने आते, 3 आते, और रेखीय समीकरण में कितना आता है, 1 आता है ना। इसलिए खास ध्यान रखना इसके मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना। तो अब मैं आपको इसको सोल्व करना सिखाता हूँ। जैसे आप लोग देखो क्या है, 2x² - 5x + 3, है ना। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये आपका पहला टर्म है, याद रखना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर आपने ये अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। हो सकता है ये पहला टर्म और ये x आपका दूसरा टर्म। तो याद रखना, जो भी अगर गुने में है तो वो पूरा का पूरा एक टर्म माना जाएगा, मतलब ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, यहां से यहां तक ये दूसरा टर्म माना जाएगा और ये तीसरा टर्म माना जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, प्लस माइनस से डिसाइड होगा कि कौन सा टर्म है, कितने टर्म है ना। तो यहाँ सिर्फ 2 ही जगह गैप आ रहा है, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस। ठीक है ना, तो याद रखना ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ये टर्म्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सब आपको एग्जाम में ये खुद करते टाइम नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों का गुणनखंड, इन दोनों के गुणनखंड को हमको स्प्लिट करके कुछ ऐसा बनाना है कि जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो 5x आ जाए, और गुना करूं तो वापस इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ जाए, मतलब पहला और आखिरी का गुणनखंड के बराबर आ जाए। ठीक है, समझ गए। तब देखो कैसे सोल्व करोगे, इसका और उसका गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2x² गुने यहाँ क्या है 3। ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड करो, 3 दूनी 6x², है ना। अभी आगे आप लोग को इतना लिखना नहीं पड़ेगा, जब बार बार करोगे तो आप लोग समझ आ जाएगा, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है ना, अब इसको मुझे ऐसा लिखना है कि वो 5x आ जाए, है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्प्लिट करूंगा कैसे, मतलब 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3,
और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक्स और एक्स। तो मुझे इसको क्या करना है, ऐसे दो टर्म में लिखना है, जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो माइनस का 5x आना चाहिए, ठीक है। जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5x, और गुना करूं तो वापस 6x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर मान लो मैं एक एक्स को यहां देता हूं, एक एक्स को इधर दे देता हूं, क्योंकि मुझे दो टर्म में बनाना है। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3, तो एक को मैं यहां लिख देता हूं 2x और एक को लिख देता हूं यहाँ 3x। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिसको ऐड करूं तो 5x आए, तो बोलोगे आप कि सर यहाँ प्लस लगा दो, है ना। अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, है ना, आ जाएगा इजिली 5x। लेकिन आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x, क्या है, माइनस का 5x। तो माइनस बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे 2 के आगे भी माइनस लगाना होगा और 3 के आगे भी माइनस। अब आप लोग देखो, -2x -3x, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, जब दो ऋणात्मक संख्याएं होती है तो उनको संख्याओं का जोड़ दिया जाता है और जो हमारा साइन होता है वो माइनस खाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और x 5x और माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और गुना करो तो 3 दूनी 6, और x का गुना करो x स्क्वायर, और दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करने पर हमारा जो मान आता है वो हमेशा धनात्मक आता है, ये आप लोगों को पता है ना। तो इसलिए वो 6x स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं, समझ गए। माइनस का 2x माइनस का 3x, ध्यान रखना है यहाँ पे खुद का हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि यहाँ प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, ये हम एक दो बार करेंगे। जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है करते करते तो खुद ही समझ में आने लगता है कि माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, इसको गुना, जो मैंने अभी आप लोग को करके दिखाया। अब मेरे को क्या बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3, है ना। एक और बात ध्यान देना, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना, है ना, बराबर में क्या है, शून्य है, कि सर ने यहाँ पहले 2x लिख दिया और फिर 3x लिखा अपने कंफर्टेबल के लिए। ऐसा नहीं, आप पहले 3x भी लिखोगे तो भी आपका जो उत्तर आएगा वो वही आएगा, ठीक है। माइनस का 3x माइनस का 2x लिखोगे तो भी जो आपके दो मान आएंगे, दो मूल आएंगे, तो भी आपके सही ही आएंगे जो 2x से आ रहे हैं, ठीक है ना। आप पहले 2x रख लो या पहले 3x रख लो, उससे कोई फर्क इक्वेशन पर नहीं पड़ता है ना। बस साइन चेंज मत करना कि 3x ले लिया तो फिर पॉजिटिव ले लोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। आप ध्यान दो कि इसके आगे क्या है, माइनस, तो इसके आगे भी माइनस है। आप इसको इंटरचेंज करोगे तो भी उनका साइन का खास ख्याल रखना है ना। तो उस कारण इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम साथ में उसका साइन भी अगर इधर उधर करते हैं साथ में, एक साथ साइन और संख्या दोनों एक साथ, तो फिर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब बताओ, अगर क्या मैं इन दोनों को सोल्व करके -5x लिख सकता हूँ ना, है ना। अगर नहीं लिख पाता तो समझ जाना कि ये गलत है। अगर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और माइनस का 5x आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन लूंगा। कॉमन कैसे, अब आप लोग बताओ, कॉमन लेना क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो जान लो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। कॉमन लेना देख लो आप लोग कैसे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने x माइनस 2 गुने x, यही है। तो एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर, तो ये 2 कॉमन आ गया। एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ, तो ये x कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, सिर्फ x। इधर क्या है, साइन माइनस, और इधर ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ गया, मतलब 1 बच गया। 1 इसलिए क्योंकि अगर 1 का 2x में वापस गुना करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कॉमन। वैसे ही आप लोग को कॉमन लेना है। कॉमन वो जो दोनों में हो, है ना। कॉमन का मतलब ये होता है जो इस टर्म में भी हो और इस टर्म में भी हो, उसको हमने कॉमन ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, है ना। ये हमारा होता है कॉमन लेना, ठीक है। याद रखना, कॉमन ले अगर आप लोग गलत लोगे तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉमन लेते टाइम खास ध्यान रखना, है ना। और एक और बात, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में संख्या आएगी वो इधर और इधर दोनों जगह सेम आनी चाहिए। जैसे देखो, इसमें कॉमन लिया था मैंने, क्या आया था, 2x, तो इधर क्या बचा था, x। यहां से देखो आप लोग, और माइनस का 1, ठीक है। अब यहां पर क्या कॉमन लूंगा मैं, 3। x तो इसके साथ है नहीं, x सिर्फ इसी के पास है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x, और यहां से 3 कॉमन आ गया था तो इधर बचेगा 1। अब यहां पर एक बात याद रखना, माइनस भी साथ में कॉमन आ जाएगा।
ये माइनस कॉमन आया। जब माइनस कॉमन आया, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हमने जैसे ही यहाँ माइनस कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या, पहले क्या था यहाँ पे प्लस, तो अब यहाँ पे क्या होगा माइनस। और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अगर मान लो आप लोग इसको गुना करोगे, 3 का वापस x और 1 में गुना करोगे तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसलिए माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का भी साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है। अब देखो आप इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 1, और इधर भी क्या कॉमन है, x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से अब आपको पूरा कॉमन लेना है। तो x माइनस 1 इधर भी, x माइनस 1 इधर, तो मैंने उसको पूरा कॉमन ले लिया, x माइनस 1। इधर क्या बचा बच्चों, 2x। इस पूरे में से और इस पूरे में से, तो क्या बचा, x माइनस 1, इधर से बचा 2x माइनस, और इधर से बचा 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, है ना। अब इनके अगर आपको मूल निकालने, इसने क्या बोला है, गुणनखंड तो कर दिया हमने, इसके गुणनखंड कर दिया। जब आप इसको वापस सोल्व करोगे ना तो वापस ये इक्वेशन ऐसा ही बन जाएगा। कहने का मतलब x का गुना करोगे 2x माइनस 3 में, फिर 1 का गुना करोगे 2x माइनस 3 में, तो वापस ये मान यही बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। लेकिन मैंने इसको सही किया या गलत, ये मेरे को जांच करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुने बीटा का सम, अल्फा गुने बीटा का जो रिजल्ट है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो वो भी अपन आप जांच कर लेंगे, है ना। जांच कैसे करा जाता है वो मैं सिखाऊंगा। साथ में ये देखो कि ये मैंने गुणनखंड कर दिया लेकिन इसका मूल नहीं निकाले अभी, है ना। ये दोनों का गुणनखंड बराबर क्या है, 0। तो अब मैं इसका मूल निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो मूल अब कैसे निकाला जाता है। क्या आया था, x माइनस 1 2x माइनस 3, x माइनस 1 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे और इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें से एक तो 0 है ही, क्योंकि अगर एक 0 नहीं होता तो हमारा रिजल्ट 0 कैसे आता। इसलिए x माइनस 1 या 2x माइनस 3, इन दोनों में से कोई एक तो हमारा 0 है, इसका रिजल्ट 0 है। इसलिए हमें नहीं पता कौन सा 0 है, इसलिए हम दोनों को 0 के बराबर मान लेते हैं। मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर माइनस 1 जैसे ही आपका RHS में जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, है ना। और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये 3 आपका माइनस में था, RHS में जैसे ही गया तो वो प्लस का 3 हो गया, और ये x बराबर 1 आया यहाँ पर, तो है ना। और ये x बराबर 3/2 और ये x बराबर 1। आपके 2 मोल आ गए, मतलब एक अल्फा और एक बीटा आ गया, ठीक है। तो एक अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3/2। बीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो ये आपके अल्फा और बीटा हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि इनके मूल को जांच करना है। ऐसा प्रश्न में आपको बोला नहीं गया है कि मूलों की जांच भी करना है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसकी जांच कैसे की जाती है, ठीक है ना। जैसे इनके मूलों का जोड़ माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ये आपको पता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आपको पता है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, बराबर बी की वैल्यू कितनी थी -5। मैंने बताया था ना बी क्या था, जो x वेरिएबल के साथ हो, x चर के साथ हो, वही आपका बी है। तो -5 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो आप लिख दोगे, एक तो फॉर्मूले का माइनस, ध्यान रखना, एक तो फॉर्मूले का माइनस, साथ में दूसरा आपकी वैल्यू है -5/2, है ना। अब इनको जोड़ना है तो क्या होगा, यहाँ 1 जोड़ करोगे तो 1 और 2 का आप लोग क्या लोगे एलसीएम, तो कितना आएगा 2। तो 1 का जैसे ही 2 में भाग दोगे तो आएगा 2, और 2 का गुना करोगे 1 में तो हो गया ये 2 प्लस 3, क्योंकि 2 का 2 में भाग दोगे तो आएगा 1, और 1 का गुना करोगे 3 में तो होगा 3,
तो माइनस माइनस प्लस 5/2 और 3 और 2 कितने होते हैं 5/2 बराबर 5/2। इसका मतलब हमने इक्वेशन सही निकाली है ना। अब एक और था, क्या था, अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या है आपका 1, बीटा क्या है आपका 3/2। तो 1 गुने 3/2 और C क्या है आपका, देख लो C है आपका 3, C क्या है 3 और A क्या था 2, है ना। तो 3 × 3/2 बराबर 3/2, ये आपका आ गया। इसका मतलब देखो, अगर ये बराबर नहीं आता इसका मतलब हमने जो दो मूल निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, है ना। और जब बराबर आ जाता है इसका मतलब हमने जो मूल निकाले हैं वो सही निकाले हैं, ठीक है ना। ये आपको आगे हो सकता है फ्यूचर में कभी सोल्व करने को आए तो आप लोग कर लोगे इजीली, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। वैसे प्रश्न ने ये नहीं बोला कि इसको जांच करके बताओ, फिर भी मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया, है ना। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करते हैं, नहीं आया तो एक और बार मैं बताऊंगा, है ना। जैसे देखो ये क्या है, ये भी वही है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको कैसे करोगे, देखो क्या है, मैंने बताया था कि ये पहला टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो पहला और तीसरे टर्म का गुणनफल उसको हम फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनफल को फिर गुणनखंड करेंगे, जिसको हम प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म, जो हमारे बीच वाला टर्म है दूसरा टर्म, उसकी तरह -20x बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और जैसे ही वो -20x बनता है तो हम उसको दो टर्म में लिख लेंगे। मतलब अभी तो यहाँ 3 टर्म है, बाद में हम उसको 4 टर्म में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, है ना। पहला टर्म क्या था, x², उसका गुना करूंगा मैं 1 में, गुना 1। आप बताओ 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा वापस, ये 100x² ही रहेगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, दो टर्म में लिखना है मुझे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट करता हूँ पहले, है ना। मतलब मिड टर्म स्प्लिट मेथड है, तो मैं इसको पहले स्प्लिट करता हूँ, है ना। स्प्लिट कैसे करूंगा, कहने का मतलब इसका गुणनखंड निकालूंगा, उसके बाद स्प्लिट करके इसको बनाऊंगा वैसा। तो गुणनखंड करूं तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने x गुने x। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने कैसे डायरेक्ट कर दिया, तो वैसा आप लोग भी कर सकते हो प्रयास से, अगर नहीं कर पाओ तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, है ना। 2 से करोगे तो होगा 50, फिर 2 से करोगे तो होगा 25, फिर 5 से करोगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करोगे तो जाएगा 1। मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यही था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। और x² था, मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने x और x लिख लिया, ठीक है। अब मुझे देखो ध्यान देना क्या बनाना है, माइनस का 20x। तो मैं क्या इसको 2 भागों में बांटता हूँ, तो एक x तो यहाँ ले लेता हूँ, एक x यहाँ ले लेता हूँ, मतलब ये दोनों x खत्म, है ना। एक x यहाँ ले लिया और एक x यहाँ ले लिया, 2 टर्म में बनाना है मुझे। एक लेता हूँ 5 गुने 10, एक 5 गुने 2, तो क्या होगा 10, ये भी 5 गुने 2 और 5 गुने 2 तो 10 और 10। अब मैं इनको अगर बताओ जोड़ दूं तो क्या 20x नहीं बनेगा, बनेगा। जब जोड़ दूं तो 20x बनेगा। लेकिन ध्यान दो कि हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, माइनस में चाहिए। किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक माइनस यहाँ लगा देता हूँ और एक माइनस यहाँ लगा देता हूँ। अब बताओ -10x क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो क्या होगा, -10x हमेशा क्या होता है -20x, ठीक है। लेकिन गुना करूं तो 100x² पॉजिटिव में आना चाहिए, गुना करो तो 10 और 10 का गुना करोगे तो 100, और x और x का गुना करोगे तो क्या आएगा x² और -2 ऋणात्मक, है ना, 2 नेगेटिव वैल्यू का आप जैसे ही गुना करते हो तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, ये आप लोग को पता है ना। तो मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को, वो गुना करने पर 100x² भी आ रहा है और उनको जोड़ने पर -20x भी आ रहा है, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने पर -20x आना चाहिए, तो वो बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100
एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0, है ना, यही था। अब इसमें से मुझे कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 10 कॉमन है ना, क्योंकि 100 को क्या लिख सकते हो 10 गुने 10, तो ये 10 कॉमन आ गया। और x को क्या लिख सकते हो x, और x को इस x स्क्वायर को क्या लिखोगे x गुने x, तो एक x बाहर आ गया। इधर क्या बचा 10 और एक x बचा, माइनस एक क्यों, क्योंकि ये पूरा 10x बाहर चला गया, है ना, पूरा 10x बाहर आ गया, इसीलिए एक बच गया, है ना। अब मैं यहाँ लूंगा माइनस कॉमन। अब ये पूरा का पूरा देखो एज इट इज वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम एक भी कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि एक से गुना भी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो क्या होगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ये बात आप लोग को पता है ना। अब इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन है 10x माइनस 1 10x माइनस 1 बराबर 0, है ना, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, है ना, बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसका मूल निकालने हैं हमें, तो मूल ऐसे निकालेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0 10x माइनस 1 बराबर 0। इसको क्या लिखोगे x बराबर 1 इधर चला जाएगा आरचेस में और 10 इसके नीचे, यहाँ भी x बराबर 1/10, है ना। अब यहाँ पर देखो इसके दोनों मूल्य एक बराबर है, दोनों मूल क्या है बराबर है, इसके दोनों मूल बराबर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मूल बराबर भी आ सकते हैं अलग भी आ सकते हैं, है ना। एक धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात का याद रखना, है ना, मूल कैसे भी हो सकते हैं। तो इसके दोनों मूल एक समान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। बस ये है कि 1/10 ये वाला लो या ये वाला लो, कोई सा भी इसमें रखोगे तो इसका मान जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसके दो मूल अल्फा और बीटा आ गए, है ना, और इसको जांच करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, है ना। एक बार मैंने करके बताया, अब आप लोग उसको निरंतर प्रयास करते रहो, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। मिड टर्म को क्या किया स्प्लिट किया, दो भागों में ऐसा बनाया कि जिसको मैं जोड़ूं तो माइनस का 20x आना चाहिए, और अगर गुना करूं तो 100x स्क्वायर आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक का गुना 100 में होगा तो उससे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अब और भी बताता हूं मैं आपको, देखो अब इसमें ध्यान देना। अब ये कैसी वैल्यू आ गई रूट की, तो इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि रूट के वाले को कैसे आप लोग स्प्लिट करोगे, उसको कैसे सोचोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान देना समझना कि अगर मान लो मैं आपको 6 को बोलूं कि इसका गुणनखंड करो, तो आप लोग क्या बोलोगे सर 2 गुने 3 2 गुने 3। मैं बोल रहा हूँ इसको कि और ज्यादा गुणनखंड करो, तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि एक भी तो हो सकता है, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए 1 गुने 2 गुने 3 वो भी सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको और ज्यादा इसका गुणनखंड करो, तो क्या कर सकते हो, फिर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये ध्यान देना, जैसे कोई भी संख्या है ना, अगर मैं इसको गुणनखंड करने को बोलूं तो हो सकता है मैं 1 गुने 2 भी लिख दूं, सही है तो, है ना। और मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2। क्यों, क्योंकि ये दो एक्चुअली में जो रूट लगा है ना, ये एक्चुअली में जो पावर है वो क्या है 2 की घात 1/2, मतलब 2 कितना आधा, ये 2 आधा, दोनों मिलके फिर हो जाएंगे पूरा 1, है ना। जैसे मान लो अगर कर दूंगा 2 की पावर 1/2, अब मैं करूं तो क्या होगा 2 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2/2 गुना होकर वापस कट के 1 ही आएगा, मतलब 2 की पावर 1 जो कि 2 के बराबर ही, ठीक है। मतलब मैं किसी को भी अगर गुणनखंड करूं तो उसको रूट में भी कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 3 को करना तो मैं 3 को बोल सकता हूँ √3 गुने √3, है ना, √3 गुने √3, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना, ये पहला टर्म था, करना पूरा विधि वही है, आपका सोल्व करने का तरीका पूरा वही है, बस रूट आ गया साथ में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कैसे सोल्व करोगे उसको, है ना। बीच में देखना
बीच में कैसा एक पूर्ण संख्या है, वो रूट रूट में नहीं है। 7 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, नेचुरल नंबर है, वो कोई रूट रूट में नहीं है। जब वो रूट में नहीं है तो इसका मतलब मैं जो स्प्लिट करूंगा उसमें भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर बीच वाले टर्म में कोई भी रूट दिखे आपको, जैसे √3, √2, √4, तो साथ में जब आपको पहले और तीसरे टर्म को गुना करोगे तो ध्यान रखना कि उसमें जो भी बीच में रूट बना, अगर मान लो √3 बना, तो इनके गुना करने पे जो इसका 1 गुणक 3 होगा ना, उसको 2 रूट में बांट देना, √3 गुना √3, ताकि आप लोग उसको प्लस माइनस करो तो साथ में रूट आए, क्योंकि आपको मिड में क्या चाहिए, रूट चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या है मिड में हमारे, तब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, तब हम समझेंगे कि इसको गुना करके भी पूर्ण संख्या बनाना है, ताकि 7 बन पाए, वो एक पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी पहले और तीसरे टर्म को गुना करूंगा, है ना। तो क्या है, 2x² गुने रूट में है ना 5√2, इन दोनों को हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करो, √2 और √2 का गुना करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 × 2 × x, यही था। 5 × 2 और 2 रूट में जो दोनों है उनको गुना करोगे तो 2 और x और x। अब मुझे इसको दो ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है कि मैं उसको ऐड करूं तो 7x आए, और गुना करूं तो वापस का इनको गुना करने पे क्या आ रहा है, देख लो एक बार। 5 2 10, है ना, 10x², है ना। तो इसको गुना करने पर 10x² आ रहा है, तो उसको भी गुना करने पर 10x² आना चाहिए। इसको मैं दो टर्म बनाऊंगा, तो एक बार ले लिया मैंने 5 और यहाँ ले लिया 2, एक x को यहाँ दे दिया, एक x को यहाँ दे दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो अब आप लोग खुद बताओ, 5x और 2x को आप लोग ऐड करोगे तो क्या 7x नहीं आएगा? क्या 5x और 2x को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² नहीं आएगा? आएगा। तो हमने इसका मतलब जो किया है, जो स्प्लिट किया है, वो बिल्कुल सही किया है ना। अब आप लोग क्या करोगे, इसको फिर मैं वैसे ही लिख सकता हूं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर मैं 2x को पहले लिख देता और 5 को बाद में, तो भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो और इजी हो जाएगा सोल्व करना। मैं दोनों तरीके से आप लोग को भी करके बता दूंगा। जैसे देखो, अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है ना, तो √2 है यहाँ पे 5 है, तो नंबर्स तो हमारे कोई से कॉमन नहीं है। वेरिएबल जो है हमारे, जो कि चर है, मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ x, एक x कॉमन ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 1 है, तो एक हमारा कॉमन आ सकता है। इधर बचेगा √2 और एक बचेगा x, एक x बाहर चला गया तो एक बचेगा 5, है ना, और प्लस। अब यहां पर ध्यान देना, कॉमन लेते टाइम यहां पर 2 है, यहाँ पे √2 है, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अक्सर बच्चे फिर कॉमन नहीं लेते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान देना, क्या होता है कि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, √2 × √2, ऐसा लिख सकता हूं ना, और x प्लस 5√2 बराबर 0। ये तो हमारा हो गया, x बराबर √2 5, √2x प्लस 5। अब यहां पर देखो, अब इजीली आप लोग को समझ में आएगा कि √2 एक कॉमन आएगा, है ना। पहले आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर कैसे कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो √2 है ही नहीं। लेकिन ये 2 को क्या मैं √2 × √2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, इसलिए एक √2 इसमें कॉमन आ गया, एक √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ √2x और एक इधर से बचा 5 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन लोगे, √2x प्लस 5, इस पूरे में से ये और ये कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस √2 बराबर 0। ध्यान देना, हमने देखो क्या किया, √2x प्लस 5 और इधर था हमारा √2x प्लस 5, इसको कॉमन लिया। अगर मान लो मैं 2x को पहले लिख देता
और 5x को बाद में लिखता, तो उससे बस ये अंतर आता कि अभी जो मैंने ये वाला टर्म कॉमन लिया था ना, उस टाइम में कॉमन लेते टाइम ये जो दोनों टर्म में से है ना सिर्फ x प्लस रूट टू कॉमन लेता। समझ गए? इतना ही अंतर आता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मूल जो आते हैं, जो दो मूल आते हैं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। उससे आप लोग बिल्कुल मत घबराना कि 5x पहले लिखें या 2x पहले लिखें। 2x आप लोग पहले लिखते तो फिर आप लोग ये कॉमन लेते, है ना, ये पहले टर्म में लिखा जाता और 5x प्लस रूट टू एक्स प्लस 5 बाद में लिखा जाता है। इतना अंतर होता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 इंटू 3 जिसका रिजल्ट क्या होगा 6, या 3 इंटू 2 तो उसका रिजल्ट भी होगा 6, तो क्या फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसलिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग रूट टू एक्स प्लस 5 पहले लिख दो या एक्स प्लस रूट टू पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम दो संख्याओं को जब गुना करते हैं तो वो दोनों संख्या में से पहले किसको लिख रहे हैं या बाद में किसको लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साइन का ख्याल रखना कि अगर साइन जो जिसका साइन है वही साथ में पहले आए, ठीक है ना। बस यही है और कुछ नहीं, है ना। अब और मैं बताता हूं। अब अगर मान लो इसके मूलों को जांच करना है, तो अक्सर बच्चे रूट वाली वैल्यू के मूल को जांच करने में परेशान होते हैं, तो मैं वो भी आपको एक बार करके दिखाता हूं, है ना। हमारे वैल्यू क्या थी दोनों, रूट टू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट टू, रूट टू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट टू बराबर 0, है ना। यही था, रूट टू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट टू। अब देखो ये भी हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा और ये भी x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, रूट टू एक्स बराबर माइनस 5 एक्स बराबर माइनस 5 अपॉन रूट टू और x बराबर माइनस का रूट टू। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और एक और क्या था, चलो पहले इसको सोल्व कर ले। तो अल्फा और बीटा हमारा क्या आया, माइनस का 5 अपॉन रूट टू माइनस का रूट टू। प्लस लगाने से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस वापस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए माइनस बी हमारा क्या था, माइनस तो फॉर्मूले का, और बी हमारा 7 था, है ना। और ए हमारा क्या था, रूट टू, जो आप लोग देख लो, ए हमारा था रूट टू, बी हमारा था 7 और माइनस जो है हमारा फॉर्मूले का है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा ए की वैल्यू रूट टू, है ना। आप कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं है तो 1 है और एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, रूट टू, यहाँ माइनस 5 ही आएगा और यहाँ 1 का रूट टू में डिवाइड करोगे तो रूट टू आएगा और रूट टू का रूट टू में गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस का 7 अपॉन रूट टू। इधर हमारा वही चल रहा था, माइनस का 7 अपॉन रूट टू बराबर माइनस का 7 अपॉन रूट टू, है ना। ये हो गया हमारा। वैसे ही हम अगर करें अल्फा इंटू बीटा, कैसे करोगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा क्या था हमारा बच्चों, अल्फा क्या था हमारा, ये माइनस 5 अपॉन रूट टू इंटू माइनस का रूट टू, यही है ना, है ना, माइनस का रूट टू। और सी हमारा क्या था देख लो, 5 रूट टू, ठीक है, 5 रूट टू। और ए हमारा क्या है, ए हमने अभी यूज किया रूट टू, ठीक है, ये हो गया हमारा रूट टू। तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, बचा 5, ठीक है। और यहां पर देखो ये इस रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, तो -1 हो जाएगा और -1 इंटू -5 क्या होता है हमेशा 5, क्या होगा 5, ठीक है। तो हमारा इनके मूल्यों का गुणनफल भी हमारा देखो बराबर आ गया और इनका सम मतलब जोड़ भी बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो किया है, जो मूल निकाले वो बिल्कुल सही निकाले, है ना। ऐसा आपको देखो बहुत रेयर हो सकता है कहीं जांच करने के लिए बोल दिया जाए, वरना बस मैं ये आप लोगों को
कंफर्टेबल के लिए ये आपको सिखा रहा हूं कि आप लोग जान जाओगे तो कोई बुरा तो है नहीं, है ना। तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अब यहां देख लो क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, क्या हो, वर्गों का योग हो 365। क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। यहां पर एक बात का ख्याल रखना, हमें वो मालूम नहीं है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से। तो एक मान लेता हूं मैं, क्या होगा, x। प्रथम संख्या कितनी होगी, प्रथम पूर्णांक बराबर x, और जो दूसरा पूर्णांक है वो क्रमांगत है। क्रमांगत मतलब लगातार। अगर प्रथम वाला x हुआ तो दूसरा हमारा, सॉरी, प्रथम अगर हमारा 2 हुआ तो दूसरा हमारा 3 हो जाएगा। प्रथम हमारा 50 हुआ तो दूसरा हमारा 51 हो जाएगा, है ना। मतलब बस उससे एक ज्यादा, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, है ना। क्या कर सकता हूं मैं, x प्लस 1, ठीक है। मतलब मेरा पहला अगर संख्या x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, लगातार है। लगातार में हो सकता है ये अगर 25 हो तो ये दूसरा 26, अगर ये 27 तो ये 28, और मुझे ये कंफर्म है नहीं कि वो कौन से हैं, इसलिए मैंने पहले को माना x, दूसरे को मान लिया x प्लस 1। जब मैं इनका गुणनफल करता हूं, मतलब इनको गुना करता हूं, तो मेरा क्या आ रहा है, सॉरी गुना नहीं, इसमें बोला है कि वर्गों का योग, तो 365 आ रहा है। वर्गों का योग मतलब समझते हो, जैसे 2 है, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4, वो 4 हुआ कैसे, 2 गुने 2। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जब हम पावर 2 लगाते हैं तो वो उसका वर्ग निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास संख्या है नहीं, हमारे पास चर है, तो हम चरों का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये था, वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। यही है वर्गों का योग। एक बार और ध्यान देना, वर्गों का योग, क्योंकि हमें बोला है प्रश्न में कि वर्गों का योग 365 है, ना कि वो उनका योग, आपस का योग, है ना, समझ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर ध्यान दो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि 300, ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं जिसका आप लोग यूज करोगे, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी का यूज कर रहा है हमें, इसमें करना है ना। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब a है, a के स्थान पर x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब फॉर्मूले का 2, ax और b हमारा 1, तो 2 गुने x गुने 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब x और x कितना होता है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, है ना, प्लस 1, और ये हमारा इधर आएगा माइनस का 365 बराबर 0, है ना। तो क्या होगा ये, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0, है ना। ये हमारी इक्वेशन बन के आया, ये हमारा समीकरण बन के आया, जिसको हम अब स्प्लिट मेथड से, जिसको हमने अभी सीखा गुणनखंड विधि द्वारा, अब हम इसको हल करेंगे और इसके दोनों मूल निकालेंगे, मतलब इसके दोनों संख्याएं निकालेंगे कि वो कौन सी ऐसी संख्या है ना, x का ऐसा कौन सा मान है जिसमें मैं 1 जोड़ दूं और फिर उन दोनों संख्याओं को गुना करूं, है ना, वर्गों का योग करूं, तो 364 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364, क्या था, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0, है ना, यही था।
2x² प्लस 2x माइनस का 364। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों संख्याएं तीनों ऐसी संख्याएं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएंगी। तो आप लोग चाहो तो इसको 2 से भाग दे दो, लेकिन शर्त ये है कि LHS में भाग दोगे 2 से तो RHS में भी देना होगा, है ना। और अगर आप लोग नहीं भी दोगे तो भी आप लोग का आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर तो सही ही आएगा कैसे भी। लेकिन जब हम उसको भाग दे देंगे तो उससे होगा क्या कि ये संख्या जो 364 है वो सीधे सीधे आधा हो जाएगी, है ना। जब वो आधा हो जाएगी तो आपको सोल्व करने इजीली हो जाएगा, है ना। तो दे लेते हैं, तो ये यहाँ भी 2 से भाग दे दो, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो यहाँ के 2 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि शून्य है न्यूमरेटर। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ये हो जाएगा माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, बचा x² प्लस का x बराबर 182, है ना। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, अब मैं पहले और तीसरे टर्म को क्या करूंगा, गुणा करूंगा और उसको कुछ ऐसा बनाऊंगा कि जो मिड वाला टर्म है वो प्लस का आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को गुणा करूं तो क्या आएगा, 182x², है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, गुणनखंड इसका लिखना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। 182 2 से करोगे 91 हो जाएगा, है ना। 7 से करोगे 7 1 जा 7 और 2 इधर 7 3 जा, फिर 13 से करोगे 13 1 जा 13, ठीक है। मतलब हम समझ गए कि 2 गुने 7 गुने 13 आएगा। क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 7 गुने 13 गुने x गुने x, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना, है ना। आप लोग जब उसको गुणनखंड ना निकाल पाओ तो आप लोग इस विधि से कर लेना, एलसीएम जैसे निकालते हो ना, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, उसी विधि से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखो इसको क्या बनाना है, x के साथ क्या है, b की वैल्यू जो आप लोग जब से पुट कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, प्रश्नों में, तो क्या लिख रहे थे, जो x के साथ हो। जब x के साथ कुछ ना दिखे तो समझ जाना क्या है, 1, क्योंकि 1 का गुना x में होगा तो x के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का किसी भी संख्या में गुना कर दो, कि किसी भी चर अचर में गुना करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए समझ जाना क्या है, एक है, शून्य तो हो नहीं सकता, अगर शून्य होता तो x भी शून्य हो जाता, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 बनाने की कोशिश करूंगा, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर हो गया ये 13, एक x यहाँ दे दो, एक x यहाँ दे दो। अब ध्यान दो कैसा चाहिए मुझे, प्लस का x चाहिए और गुना करने में -182 आना चाहिए, और इन दोनों का सॉल्यूशन मुझे चाहिए कि जिसमें x आ जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव x आए, है ना, नेगेटिव ना आए। तो मैं क्या करूंगा कि 14 में से 13 को घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 14 में से 13 माइनस होगा तो 1 आएगा, है ना, और x तो उसके साथ है ही। और गुना करूंगा तो आपको पता होगा कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या को जैसे ही गुना किया जाता है तो हमारा जो उत्तर है वो हमेशा ऋणात्मक होता है ना। तो मैं अब इसको लिख सकता हूं, x² प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लोगे, x, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 14 माइनस इधर से कॉमन लोगे 13, तो x प्लस, यहां देखो प्लस क्यों आया, मैंने बताया था कि जैसे ही आप माइनस को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा यहां पर 14 बराबर 0 हो जाएगा, ये x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू आएगी -14 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 13। तो यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग कौन सी संख्या लोगे, -14 लोगे या 13 लोगे। तो याद रखना हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना, क्योंकि इनके स्क्वायर का जो सम था वो कौन सा था, वो था धनात्मक। जब वो धनात्मक है इसका मतलब उस संख्या में से कोई भी ऋणात्मक तो नहीं है ना। तो एक संख्या हो जाएगी उसकी 13, है ना, प्रथम पूर्णांक। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। प्रथम पूर्णांक क्या आएगा 13 और द्वितीय पूर्णांक
वो कितना आएगा, 13 में हम 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो दूसरा था वो क्या माना था, x + 1 हो जाएगा 14। अब आप लोग चाहो तो इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करना है, क्योंकि देखो बोला ये गया था कि जो दोनों पूर्णांक है ना, लगातार दोनों पूर्णांक है, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है ना। तो मैं करके देखूं, देखो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। ये कैसे आया, तो 13 × 13। आप लोग कम से कम मिनिमम 25 तक स्क्वायर्स याद रखें, ताकि आप लोगों को जहां भी जरूरत हो इस्तेमाल करना हो तो इजीली आप लोग उसको कर सके, है ना। तो क्या होगा 169, और 14 का क्या होगा, तो होगा 196, है ना। वो कैसे आया, तो 14 × 14। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना, कम से कम मिनिमम 25 तक, है ना, मिनिमम 25 तक याद होना चाहिए, ताकि आप लोग इजीली उसको सोल्व कर सको, है ना। बार बार आप 13 × 13 करोगे, 14 × 14 करोगे, तो फिर उसमें समय आपका बर्बाद होगा। इससे बढ़िया आप लोग कम से कम 25 तक याद रखो, बहुत इजी होता है याद करना। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, हो गया, देखो दोनों स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम कितना है, 365, है ना। यही था हमारे प्रश्न में भी, 365। गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण को समझने का एक लॉजिकल और आसान तरीका है, जो हमें अलजेब्रा को समझने में आसान बनाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।